आइए जानते हैं बिहार की 50 से भी ज्यादा बड़ी खबरें सिर्फ 15 मिनट में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बारिश से लेकर सरकार के अहम फैसलों तक की बड़ी खबरें और वोट से जुड़ी जरूरी जानकारी। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। और हाँ, आप हमें ये वीडियो बिहार के किस जिले या गांव से देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। दिल्ली धमाके के बाद बिहार में हाई अलर्ट। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके के बाद बिहार पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों में सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया है। नेपाल और अन्य राज्यों से लगने वाली सीमाओं पर चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। पटना मेट्रो और एयरपोर्ट की सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है। अपर पुलिस महानिदेशक पंकज कुमार दराद ने बताया कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए पहले से ही अतिरिक्त पुलिस बल तैनात है। धमाके के बाद धार्मिक स्थलों, पर्यटन केंद्रों, रेलवे स्टेशन, बस पड़ाव और प्रमुख बाजारों की निगरानी बढ़ाने का आदेश दिया गया है। सोमवार शाम लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास कार में धमाका हुआ। धमाके की तीव्रता इतनी थी कि लाल मंदिर के शीशे टूट गए और आसपास की दुकानों को नुकसान पहुंचा। इस घटना में कई लोगों के हताहत होने की सूचना है। सम्राट चौधरी का तेजस्वी यादव पर पलटवार। दूसरे चरण की वोटिंग से पहले उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार जंगल राज से निकलकर विकास की राह पर है। उन्होंने राजद को कंफ्यूज और डिफ्यूज बताते हुए तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। चौधरी ने कहा कि लालू यादव का परिवार भ्रष्टाचार और अराजकता के लिए जाना जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव हारने के डर से राजद चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री पर आरोप लगा रहा है। भाजपा मीडिया सेंटर में आयोजित प्रेस वार्ता में चौधरी ने कहा कि महागठबंधन कहीं लड़ाई में नहीं दिखता। राहुल गांधी पहले से ही वोट चोरी का नारा दे रहे हैं। खुद पर लगे आरोपों पर उन्होंने कहा कि न्यायालय अपना काम कर रही है। चौधरी ने साफ कहा कि विपक्ष लोकतंत्र को मजाक बनाना चाहता है और जनता इन्हें भली भांति पहचानती है। वैसे इस बार बिहार में आपको बीजेपी चाहिए या आरजेडी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। नीतीश कुमार का फीडबैक सत्र। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार सुबह अपने कोर ग्रुप के नेताओं से 1.5 घंटे तक फीडबैक लिया। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह, रामनाथ ठाकुर, विजय चौधरी और अशोक चौधरी उनके आवास पर पहुंचे। पहले चरण के मतदान के बाद रिपोर्ट ली गई और अगले चरण पर चर्चा हुई। विपक्ष के आरोपों का जनता पर क्या असर है, इस पर भी विमर्श हुआ। कुछ प्रत्याशियों की स्थिति पर खास तौर से बात हुई। मुख्यमंत्री पूरी तरह आश्वस्त दिखे। चुनावी व्यस्तता के बीच उन्होंने लंबे समय बाद दाल चावल का लंच किया। आमतौर पर वे हेलीकॉप्टर या वाहन में ही भोजन कर लेते थे। फीडबैक सत्र के बाद दोपहर में वे फिर सक्रिय हो गए और चुनावी कार्यक्रमों में जुट गए। तेजस्वी यादव का दावा। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि एनडीए चुनाव में हर तरह के हथकंडे अपना रहा है, लेकिन महागठबंधन की सरकार बनेगी। उन्होंने दावा किया कि 18 नवंबर को वे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पत्रकारों से बातचीत में तेजस्वी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों के साथ मंच साझा किया और बिहार की बदनामी की। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा शासित राज्यों से पुलिस बल बुलाकर धांधली की जा रही है। तेजस्वी ने कहा कि वोट लेने के लिए 30,000 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई। उन्होंने वादा किया कि उनकी सरकार महिलाओं को 30 से 30,000 रुपए देगी। अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी और अपराधियों को जेल भेजा जाएगा। तेज प्रताप यादव का दावा। और सुरक्षा जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने महुआ सीट से अपनी जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी 10 से 15 सीटें जीतेगी। परिणाम 14 नवंबर को सामने आएगा। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि वे अंतर्यामी नहीं हैं, रिजल्ट आने दीजिए। मुख्यमंत्री आवास से अधिकारियों को धमकाने के आरोपों पर उन्होंने टिप्पणी से इनकार किया। सम्राट चौधरी की उम्र पर कोर्ट में याचिका को लेकर उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि उम्र सुधरवा लें। केंद्र सरकार ने उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा दी है। उन्होंने कहा कि उनकी जान को खतरा है और दुश्मन उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। हाल में पटना एयरपोर्ट पर भाजपा सांसद रवि किशन से मुलाकात के बाद उनकी भाजपा से नजदीकी के कयास लगाए गए। परिवार से अलग होकर उन्होंने नई पार्टी बनाई और चुनाव प्रचार में सक्रिय रहे। समस्तीपुर में नाबालिग बच्चों का इस्तेमाल। बिहार के समस्तीपुर जिले में चुनावी रैली में नाबालिग बच्चे को मंच पर लाए जाने की खबर पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने गंभीर रुख अपनाया है।
आयोग ने इसे बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन मानते हुए जिलाधिकारी को नोटिस जारी किया है और 3 दिनों में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने कहा कि बच्चों को राजनीतिक गतिविधियों में शामिल करना बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 का उल्लंघन है और इससे उनके मानसिक, शारीरिक व सामाजिक विकास पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। आयोग ने जिला प्रशासन से पूछा है कि अब तक क्या कार्रवाई हुई और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। आयोग ने कहा कि यह मामला बाल श्रम अधिनियम और पोस्को कानून के तहत गंभीर अपराध की श्रेणी में आ सकता है। लैंड फॉर जॉब केस में अगली सुनवाई बिहार का चर्चित लैंड फॉर जॉब मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के खिलाफ विशेष कोर्ट ने फैसला सुनाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 4 दिसंबर 2025 तय की है। आरोप है कि सरकारी जमीनों को नौकरी के बदले आवंटित करने में अनियमितताएं हुई। जांच में कई दस्तावेज और अधिकारियों के बयान सामने आए हैं। यह मामला 2013 में सामने आया था और तब से लगातार सुनवाई चल रही है। राजद नेताओं ने इसे राजनीतिक साजिश बताया है, जबकि विपक्ष और नागरिक संगठन निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। अदालत ने कहा कि सभी सबूतों और दस्तावेजों की गहन समीक्षा जरूरी है, इसलिए फिलहाल फैसला टाल दिया गया है। बिहार चुनाव में जंगल राज की गूंज। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जंगल राज का मुद्दा गूंजता रहा। महागठबंधन ने हर परिवार को सरकारी नौकरी देने का वादा किया, जबकि एनडीए ने जंगल राज की याद दिलाकर सुशासन का दावा किया। एनडीए का संकल्प पत्र विकास, आधारभूत संरचना और कौशल पर केंद्रित रहा। वहीं महागठबंधन ने नौकरियों और जन कल्याण पर जोर दिया। तेजस्वी यादव ने महिलाओं को 30,000 रुपए देने का वादा किया, जिसे एनडीए ने हताशा का कदम बताया। लालू प्रसाद ने रोड शो कर चुनावी माहौल गरमाया। भाजपा ने पुराने दौर की अराजकता की याद दिलाई। एनडीए ने कहा कि नीतीश कुमार के 20 साल के शासन में जंगल राज समाप्त हुआ और महिलाओं का भरोसा बढ़ा। एनडीए ने दावा किया कि 2020 में 10 लाख नौकरियां दी गईं और आगे 1 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी। बिहार में ठंड और प्रदूषण बढ़ा। नवंबर माह में हुई वर्षा और पहाड़ों पर बर्फबारी के कारण बिहार में ठंड बढ़ रही है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि नवंबर से फरवरी तक वायु प्रदूषण भी बढ़ेगा। पटना में न्यूनतम तापमान 5 दिनों में 3 डिग्री गिरा है। 9 नवंबर को न्यूनतम तापमान 18 डिग्री दर्ज किया गया। सुबह शाम कोहरे का असर रहेगा और पछुआ हवा के कारण मौसम शुष्क बना रहेगा। रविवार को पटना का अधिकतम तापमान 22 डिग्री और फारबिसगंज में 32.2 डिग्री दर्ज हुआ। राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक 246 तक पहुंच गया, जो खराब श्रेणी में है। PM 2.5 की मात्रा मानक से अधिक पाई गई। धीरे धीरे अन्य शहर भी प्रदूषण की गिरफ्त में आ सकते हैं। पटना का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 159 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में आता है। सीमांचल से शाहाबाद मगध तक एनडीए की अग्नि परीक्षा। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 122 सीटों पर मतदान से पहले सियासी तापमान चरम पर है। सीमांचल और शाहाबाद मगध क्षेत्र की लड़ाई ने एनडीए और महागठबंधन दोनों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सीमांचल की 24 सीटों पर ओवैसी फैक्टर से महागठबंधन की चिंता बढ़ी है। 2020 में यहां महागठबंधन को 12, एनडीए को 6 और एआईएमआईएम को 5 सीटें मिली थीं। इस बार एआईएमआईएम आक्रामक रणनीति के साथ मैदान में है। तेजस्वी यादव मुस्लिम दलित ओबीसी वोटों को एकजुट रखने की कोशिश कर रहे हैं। शाहाबाद मगध क्षेत्र में जातीय समीकरण बड़ा फैक्टर है। यहां यादव, कुर्मी, राजपूत, दलित और भूमिहार वोटरों का गणित चुनावी मुकाबले को धार दे रहा है। एनडीए पारंपरिक वोटरों पर भरोसा कर रहा है, जबकि महागठबंधन रोजगार और स्थानीय विकास के मुद्दों को हवा दे रहा है। अमित शाह का दावा। बिहार में एनडीए की लहर। बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के अंतिम दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सासाराम और अरवल में जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने एनडीए सरकार बनाने का मन बना लिया है। शाह ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ये लोग घुसपैठियों को बचाना चाहते हैं।
लेकिन एनडीए उन्हें चुन चुन कर बाहर निकालेगा। उन्होंने कहा कि बिहार का मूड साफ है, 14 तारीख को ठग बंधन का सफाया होगा। शाह ने दावा किया कि एनडीए का वोट बैंक सासाराम के युवा और जीविका दीदी हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों का सफाया किया और भविष्य में भी आतंकवादियों को गोली का जवाब गोले से मिलेगा। जनसभा में उपेंद्र कुशवाहा और भाजपा के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। शुगर कंट्रोल पर डॉक्टर की सलाह। दैनिक जागरण के कार्यक्रम हेलो जागरण में पीएमसीएच के वरीय एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर नीरज सिन्हा ने कहा कि शुगर रोगी चावल और रोटी दोनों खा सकते हैं, लेकिन नियंत्रित मात्रा में। केवल चावल बंद करने या रोटी खाने से शुगर नियंत्रित नहीं होगी। भोजन में कैलोरी की मात्रा पर ध्यान देना जरूरी है। कार्बोहाइड्रेट और मीठी चीजें कम कर हरी सब्जियां, दाल और सलाद बढ़ाना चाहिए। दवा लेने के बाद भी शुगर नियंत्रित न हो तो विशेषज्ञ से परामर्श कर दवा एडजस्ट करानी चाहिए। शुगर रोगियों में रात को स्तर कम होने से घबराहट हो सकती है, ऐसे में रात में जांच जरूरी है। हाइपोग्लाइसीमिया की स्थिति में तुरंत ग्लूकोज देना चाहिए। उन्होंने कहा कि थायराइड रोगियों को भी भोजन और व्यायाम पर ध्यान देना चाहिए। बिहार में भाजपा के स्टार प्रचारकों की ताकत। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार में भाजपा और एनडीए के स्टार प्रचारकों ने जमकर मेहनत की। भाजपा नेताओं ने कुल 565 जनसभाएं की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 जनसभाएं और एक रोड शो किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सर्वाधिक 36 जनसभाएं और रोड शो किया। शो कर 168 विधानसभा क्षेत्रों को संबोधित किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 31 जनसभाएं की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 21, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 15 और नितिन गडकरी ने 7 सभाएं की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 12 और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 17 सभाएं की। भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह ने 41 और सांसद मनोज तिवारी ने 37 जनसभाएं की। एनडीए प्रत्याशियों के बीच इन नेताओं की सबसे अधिक मांग रही। नीतीश कुमार का चुनावी जवाब। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव में कुल 84 जनसभाएं की। जदयू के अनुसार 73 सभाओं में वे हेलीकॉप्टर से पहुंचे और 11 सभाओं के लिए सड़क मार्ग से गए। इस दौरान उन्होंने 1000 किलोमीटर की यात्रा की। बारिश के दिनों में हेलीकॉप्टर न उड़ने पर उन्होंने सड़क मार्ग से समस्तीपुर होते हुए दरभंगा तक रोड शो किया। कई जगहों पर एनडीए प्रत्याशियों से मुलाकात कर जनता से संवाद किया। जदयू ने बताया कि मुख्यमंत्री की सभाएं 17 प्रत्याशियों के लिए नहीं हो सकीं, लेकिन उन्होंने आसपास के क्षेत्रों में जनसंपर्क कर इसकी भरपाई की। चुनाव प्रचार के दौरान नीतीश कुमार ने लगातार जनता से जुड़कर विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया और एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की। पटना एयरपोर्ट पर यात्रियों को राहत। जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना पर 15 नवंबर तक दूसरा एयरो ब्रिज शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही एयरपोर्ट पर 2 एयरो ब्रिज कार्यरत होंगे। निदेशक चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने बताया कि दूसरा एयरो ब्रिज तैयार है और डीजीसीए की मंजूरी का इंतजार है। तीसरे एयरो ब्रिज का एप्रन भी बन चुका है। 31 दिसंबर तक शेष 3 एयरो ब्रिज भी शुरू करने का लक्ष्य है। नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन मई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इसमें 65,155 वर्ग मीटर क्षेत्रफल, 54 चेक इन काउंटर, 8 एक्सरे बैगेज स्कैनर, 5 सामान कन्वेयर बेल्ट और 11 बोर्डिंग गेट जैसी आधुनिक सुविधाएं हैं। सभी एयरोब्रिज चालू होने से यात्रियों को बोर्डिंग और उतरने में आसानी होगी। खराब मौसम में खुले में विमान तक जाने की समस्या काफी हद तक खत्म हो जाएगी। सब्जियों के दामों में उछाल। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच राजधानी पटना समेत पूरे राज्य में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। पिछले 15 दिनों में हरी सब्जियों के दामों में 20 से 30 रुपए प्रति किलो तक की बढ़ोतरी हुई है। वाहनों की जब्ती और आवाजाही में कमी को इसकी वजह बताया जा रहा है। उपभोक्ताओं का कहना है कि अब रोजमर्रा की सब्जियां सोच समझकर खरीदनी पड़ रही हैं। पटना की मंडियों में खुदरा बाजार में 5 से 10 रुपए प्रति किलो तक का अंतर देखा जा रहा है। मीठापुर के विक्रेता राम कुमार ने बताया कि थोक में कुछ सब्जियों के दाम स्थिर हैं, लेकिन खुदरा में तेजी बनी हुई है। मूली 60, परवल 80, भिंडी 80, बैंगन 60 और अदरक 180 रुपये प्रति किलो तक बिक रही है।
विशेषज्ञों का कहना है कि अगर वाहनों की आवाजाही सामान्य नहीं हुई तो कीमतें और बढ़ सकती हैं। नीतीश कुमार ने किया बदलाव का उल्लेख। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 2005 से पहले बिहार में महिलाओं की स्थिति बेहद असुरक्षित थी। शाम 6 बजे के बाद महिलाएं सड़कों पर निकलने से डरती थीं। सत्ता संरक्षित अपराधियों के कारण लड़कियां स्कूल कॉलेज जाने में भी भय महसूस करती थीं। उन्होंने लिखा कि 24 नवंबर 2005 को नई सरकार बनने के बाद महिला शिक्षा और रोजगार पर लगातार काम हुआ। पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया। अब बड़ी संख्या में महिलाएं मुखिया, सरपंच, जिला परिषद अध्यक्ष और नगर निगम मेयर बन रही हैं। नीतीश ने कहा कि महिलाएं अब आत्मनिर्भर होकर परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत कर रही हैं और प्रदेश की प्रगति में योगदान दे रही हैं। इससे समाज में बड़ा परिवर्तन आया है। भाजपा विधायक पर पैसे बांटने का आरोप। चिड़ैया विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी और विधायक लालबाबू प्रसाद का पैसे बांटते हुए एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ है। प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज की है। पताही थानाध्यक्ष बब्बन कुमार ने बताया कि सहायक निर्वाची पदाधिकारी सह बीडीओ उदय कुमार ने भाजपा प्रत्याशी और समर्थकों के खिलाफ आवेदन दिया है। इसके आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जिला प्रशासन ने कहा कि नकद वितरण की सूचना पर तुरंत कार्रवाई की गई। उधर भाजपा प्रत्याशी ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि उन्होंने किसी महिला को पैसा नहीं दिया। चुनाव से ठीक एक दिन पहले इस वीडियो के वायरल होने से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। मुजफ्फरपुर में थोक कपड़े की दुकान में आग। मुजफ्फरपुर के सूतापट्टी स्थित ढंडारिया ट्रेडिंग कंपनी की थोक कपड़े की दुकान और गोदाम में लगी आग 25 घंटे बाद भी सुलगती रही। शनिवार रात लगी आग पर रविवार देर रात तक काबू पाने की कोशिश जारी रही। 3 तल्ले की बिल्डिंग में धधकती आग से भवन हीट हो गया। 55 अग्निशमन कर्मी रात भर आग बुझाने में लगे रहे। सहायक अग्निशमन पदाधिकारी RN पांडेय ने बताया कि कपड़े की गांठों में आग पूरी तरह नहीं बुझने से धुआं निकलता रहा। दुकान स्वामी नितिन ढंडारिया ने शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई। आग से भवन और कपड़े पूरी तरह जल गए। कारोबारी पूरी रात दहशत में रहे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने सोमवार को बैठक बुलाकर सभी दुकानों में फायर हाइड्रेंट लगाने का निर्देश देने की बात कही है।